क्या सिप बबल फटने वाला है? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार बेच रहे हैं, मंथ ऑन मंथ बेचे जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में बेच रहे हैं। उसके बाद भी इंडियन मार्केट कोलैप्स नहीं कर रहा है, गिर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा गिरावट आ रहा है। तो ये जो भी बेचा जा रहा है एफआईआईज़ के द्वारा, उसे खरीद कौन रहा है? तो उसे हम लोग खरीद रहे हैं ना, हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, और वो भी एसआईपी के थ्रू ज़्यादातर खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये प्रश्न आता है कि अगर ये जो एसआईपी का फ्लो चल रहा है इतना ज़्यादा, जिससे आगे मैं डिटेल में कवर करूँगा, वो अगर बंद हो जाता है तो क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा? इसी को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि लास्ट में जनरली मैं बोलता हूँ, आप में से काफ़ी लोग शायद लास्ट तक देखते भी ना हो, तो मैं शुरू में बता दे रहा हूँ ताकि आप मिस ना करें। तो कल का मैंने वीडियो का टाइटल क्या रखा था? सेल इंडिया बाय यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया। उसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि देखिए, कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड सिल्वर हो, रियल एस्टेट हो, लगातार अगर कुछ सालों तक रिटर्न आ चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा रिटर्न, तो आइडियली हमें वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, मतलब कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क है वो लगातार बढ़ रहा है। गोल्ड सिल्वर आपने देखा ना, सही बात है, 2 साल बहुत ज़्यादा रिटर्न, लेकिन अभी तो फिलहाल रुक गया है काफ़ी हद तक ना। वो रिटर्न देकर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा गोल्ड सिल्वर में कि बहुत ज़्यादा रिटर्न इमीडिएटली आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। इसी तरह से 2024 आपको याद है, सितंबर में वहाँ से सितंबर लास्ट से मार्केट गिरना शुरू हुआ था। उससे पहले मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जो कि 100% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे थे उस समय 2024 शुरू में ही जैन या फिर 2023 के लास्ट में, अगर हमारा यूट्यूब चैनल का वीडियोस देखेंगे ना, तो उस समय से ही मैंने बोलना शुरू किया था कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, अब रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन उस समय कमेंट्स आता था ना कि सर आप तो खुद भी डर गए हैं, हमें भी डरा रहे हैं, रिटर्न तो यहीं बनेगा, कभी नहीं गिरेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ भी यूएस में पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुका है। उसी तरह से ताइवान या फिर साउथ कोरिया में भी रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत गिर जाए, कल भी मैंने बताया, लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर जा रहे हैं आप तो सोच समझ कर जाएं और लिमिटेड एक्सपोजर लें, ताकि अगर ऊपर जाए तो ठीक है, हम एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आने वाले कुछ महीनों में या 1-2 साल में बहुत बड़ा गिरावट आ जाए, तो ऐसा नहीं कि हमारा पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी उसके कारण उड़ जाए। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब थोड़ा मार्केट देख लेते हैं, आज का इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो मार्केट का तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। सुबह तो हालात ख़राब था, लेकिन थोड़ा बहुत रिकवरी, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, थोड़ा बहुत रिकवरी आया है। यहाँ पर जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सेक्टर थीम भी देख सकते हैं, ऑटो और डिफेंस का थोड़ा परफॉर्मेंस है, और नीचे भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आया है। तो ओवरऑल मतलब या तो फ्लैट बोलेंगे या थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस बोलेंगे इंडियन मार्केट्स का। और ये तो मैं कई दिनों से बता रहा हूँ कि पूरा वीक ही ऐसा चलेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन है मार्केट में कि क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, अटैक करेंगे नहीं करेंगे, ईरान क्या करेगा। तो जब तक ये कन्फ्यूजन बना रहेगा, और क्रूड ऑयल तो ही ना 109-110 यूएस डॉलर्स पर बैरल के आसपास चल रहा है, वो उसी रेट पे है। तो जब तक थोड़ा सा क्लैरिटी ना मिले मार्केट को, इसी तरह से वोलाटाइल हो। अगर मार्केट सुबह से ही थोड़ा नीचे है तो फिर बाद में थोड़ा ऊपर चला जा रहा है, और अगर थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा नीचे चला आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलेगा, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्या फ़र्क पड़ता है ना, रहने दिए मार्केट को ना, हमने इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे मार्केट को इच्छा है चलने दीजिए, हमने अपना काम कर दिया। इसको आगे मैं वीडियो के लास्ट में फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर बताऊंगा, तो उसे आप जरूर सुने और पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी में उसका पालन भी करें। सो नाउ आज के टॉपिक पे आते हैं। तो क्या ये सही है कि एसआईपी के कारण ही हमारा मार्केट बचा हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गिर जाता? तो देखिए, इस बात में सच्चाई तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही सच्चाई है, लेकिन हाँ, ये बात गलत नहीं अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? तो देखिए, एफआईआईज़ रफली, अगर मतलब एवरी मंथ तो अलग अलग फिगर आ रहा है, लेकिन रफली मान लीजिए 40,000 करोड़ का सपोज एक मंथ में वो बेच रहे हैं। तो जो एसआईपी बुक हमारा जो है ना, मंथली मतलब कितना 30,000, 31,000, 32,000 करोड़ के आसपास एवरी मंथ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है। तो एफआईआईज़ थोड़ा ज़्यादा बेच रहे हैं, एसआईपी मतलब थोड़ा ही कम है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप है। और ये जो गैप है वो कौन पूरा कर दे रहा है?
ईपीएफओ भी तो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, म्यूचुअल फंड में लमसम भी तो इन्वेस्ट होता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट होता है। उसी तरह पीएमएस है, एआईएफ है, वो लोग भी तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एसआईपी के थ्रू जो कवर अप नहीं हो पा रहा, ये लोग और भी ज़्यादा अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके कारण ही मार्केट में बड़ा क्रैश नहीं हो रहा है। पहले अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखेंगे ना, तो एफआईआई जिस तरह का सेलिंग अभी कर रहे हैं, आराम से मार्केट ना 30% के आसपास या इवन 40% भी गिर जाता तो सरप्राइजिंग नहीं होता। लेकिन मार्केट क्रैश नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत गिर रहा है, मैं ये नहीं बोला हूँ नहीं गिर रहा है, लेकिन क्रैश नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एसआईपी एवरी मंथ आ रहा है और इसे हम बोल सकते हैं कि एक इंडियन इक्विटी मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज है ये। जैसे अगर आप एसआईपी फ्लो देखेंगे ना ईयरली या मंथली, तो कोविड के समय से ही तो मोस्टली स्टार्ट हुआ ना। तो कोविड के समय अगर आप देखें ना, फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना जा रहा था एसआईपी बुक, शुरू में तो बहुत छोटा हुआ करता था, मंथली 8,000 करोड़ 8,500 करोड़ के आसपास, पूरे साल का 1 लाख करोड़ के आसपास, रफ, ये सब रफ फिगर है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। उसी तरह से 21 देखें तो 7,500 to 9,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। उसके बाद बढ़ना कब से शुरू हुआ, तो लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में देखेंगे तो 10-12,000 करोड़ के लगभग आने लगा एवरी मंथ। उसका 23 फाइनेंशियल में देखेंगे तो 16,000 to 19,000 के आसपास करोड़ एवरी मंथ आने लगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना आने लगा, 20,000 to 26,000 करोड़। और ये जो 1 लाख करोड़ का फिगर हुआ करता था साल का, वो बढ़कर 2.7 लाख करोड़ के आसपास आ गया। और इधर भी अगर आप मंथली देखें ना, लाइक मार्च में ही देखें तो 30,000 करोड़ प्लस, अप्रैल में देखें तो 30,000 करोड़ प्लस, एवरी मंथ रफली 30,000 करोड़ से उससे ऊपर। तो ये लगातार चल रहा है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि भाई म्यूचुअल फंड जो कंपनीज़ हैं उसको पैसा तो एवरी मंथ मिल रहा है, मार्केट ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर, एवरी मंथ उसको पैसा मिल रहा है। और उसका मैंडेट ऐसा होता है ना कि हमेशा 20-30% कैश पे नहीं बैठा रहा। ये नहीं कि मार्केट ऊपर है तो मैं पूरा कैश में रखा हुआ हूँ, ऐसा होता नहीं। आपको ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इतना ज़्यादा जब पैसा आ रहा है तो ऑफकोर्स मार्केट ऊपर है कभी नीचे, सभी जगह उनको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। यहाँ पे ध्यान में ये रखिए कि ये जो एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं, तो ख़रीद कौन रहा है, तो ख़रीद रहे हैं यही फंड मैनेजर। जो आप एसआईपी इतना सारा कर रहे हैं या फिर लमसम भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं एफआईआईज और उससे ही रिलेटिवली थोड़े अच्छे रेट पे हमारे जो फंड मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छे रेट पे खरीद रहे हैं रिलेटिवली, क्योंकि वो तो बेच के भाग रहे हैं, उन्हें रेट से कोई मतलब, ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर, वो बेचकर भाग रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि DIIs, जिसे हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, उसका अगर आप टोटल मार्केट में एक्सपोजर देखें ना, होल्डिंग्स कितना है, तो एफआईआई से वो ज़्यादा हो गया। पहले एफआईआई का ज़्यादा होता था, सबसे बड़ा एक्सपोजर उनका ही होता था इंडियन इक्विटी मार्केट में, लेकिन अब देखेंगे DIIs का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया एफआईआई से, तो उनका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है और जो घरेलू निवेशक हैं उनका डोमिनेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंटर जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, फिर से स्लाइटली कवर कर देता हूँ, वो एफआईआई क्यों भाग रहे हैं। तो भाई बाहर के देशों में जाकर देखिए आप, उनका वैल्यूएशन बहुत कम है, हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा है, और वहाँ पे कुछ कंट्रीज़ में कुछ कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है कि वैल्यूएशन हमेशा उसका अट्रैक्टिव ही रह जा रहा है। तो एफआईआई से पूछेंगे कि इंडिया के बारे में, तो मोस्टली बोलेंगे ग्रेट कंट्री लेकिन एक्सपेंसिव मार्केट, और उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स है जो कि मैं कवर करूँगा। लेकिन हाँ, ग्रेट कंट्री बिल्कुल वो बोलेंगे, लेकिन एक्सपेंसिव मार्केट, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कल इसको मैंने डिटेल में कवर भी किया था। और ऑफ कोर्स एआई ट्रेड ना, यूएस में एआई चल रहा है, ताइवान में सेमीकंडक्टर्स है, कोरिया में भी सेमीकंडक्टर्स है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूरा हो रहा है। इसके अलावा डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अभी भी जाकर देखेंगे तो 99 से ऊपर चल रहा है, 96 चला आया था लगभग, वो अब 99 प्लस हो गया है। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट से इसके कारण पैसा बहुत निकलता है, इंडियन मार्केट से भी उसके कारण निकल रहा है, रुपी हमारा लगातार वीक हो रहा है। सो ओवरऑल इंडियन जो इक्विटी मार्केट है वो लेस अट्रैक्टिव हो गया है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। अब है कि जो एसआईपी का फ्लो है, क्या ये सही में एक बबल है, इसे हम बबल बोल सकते हैं? तो पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ हद तक बोल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक बबल का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है ना, कि मार्केट ऊपर है नीचे है डजेंट मैटर, मैं इन्वेस्ट करूँगा ही करूँगा, जनरली ऐसा होता है ना। तो एसआईपी के साथ भी वही है, यहाँ पे वैल्यूएशन से लेकर एवरी मंथ पैसा जा रहा है ना, हमें कोई मतलब नहीं कि मार्केट का वैल्यूएशन कैसा हो, एवरी मंथ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये भी बबल का एक निशानी होता है कि भाई मार्केट का कंडीशन कोई भी है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे गिरा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर भी है
तो जा रहा है। अभी तो खैर ठीक ठाक है, मार्केट गिरा हुआ है, अभी तो गलत नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है फिर भी लगातार जा रहा है। तो ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है फिर भी पैसा लगातार जाएगा तो वैल्यूएशन आपका और ऊपर चलता जाएगा, और जो फंडामेंटल्स है और वैल्यूएशन है उसके बीच एक डिसकनेक्ट आ जाएगा, और बाद के सालों में, क्योंकि मार्केट हमेशा एवरेज आउट करता है, तो उसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। और कुछ हद तक मैं बोलूँगा कि अभी ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है उसका भी एक रीज़न है यही, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक, उसके बाद है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ज़्यादातर अभी भी देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप थीमेटिक फंड्स हैं, ज़्यादातर ना मोमेंटम टाइप बन जाते हैं कि भाई वैल्यूएशन कहीं भी अनाप शनाप कुछ भी हो, अर्निंग आए नहीं आए जो भी हो, वो ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रिस्क क्या है कि स्मॉल कैप्स में आपको पता है फ्री फ्लोट कम होता है, लिक्विडिटी कम होता है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत भी गिरावट आने लगे फंड मैनेजर्स पे, लिक्विडिटी का रिस्क आने लगेगा ना, कि मान लीजिए रिडम्पशन का रिक्वेस्ट आने लगेगा तो उनको लगातार बेचना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिक्विडिटी तो कम होता है स्मॉल कैप्स में या फिर छोटे मिड कैप्स में, तो आप वहाँ पे ज़्यादा बेचने जाओगे तो प्राइस बहुत तेज़ी से क्रैश करेगा, तो फिर उनको कम प्राइस पे बेचकर एक तरह से उन्हें लॉस हो रहा है ना, तो लेकिन वो करना पड़ेगा क्योंकि लिक्विडिटी कम होता है। तो उसके कारण मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, और लार्ज कैप भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो लार्ज कैप्स को रिलेटिवली ज़्यादा बेच देंगे, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा होता है, आराम से बिक जाएगा। ठीक है, तो लार्ज कैप भी उसके कारण बिकेगा, और लार्ज कैप भी लाइक निफ्टी 50 पे भी उसका प्रेशर पड़ेगा। ठीक, और देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें ना कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है। इस तरह का अगर कोई थॉट प्रोसेस है तो बहुत गलत है। ठीक है, इस तरह का थॉट प्रोसेस की FIIs बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, हम रिटेल है सब कुछ हम संभाल लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत भी ना 0.1% 0.2% गिर जाए तो मैं पूरा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ऐसा तो अक्सर होता है ना। और उसके बाद इंडिया डीकपल्ड है, बाहर क्या हो रहा है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस तरह का थॉट प्रोसेस सही नहीं है। ठीक है, अब है कि SIP का जो पैसा है वो रुक क्यों नहीं रहा है भाई ना, मतलब मार्केट ऊपर है नीचे डजेंट मैटर, लगभग उसी रेट से बना जा रहा है। तो कारण ये है कि देखिए सैलरीड जो हैं ऑटो डेबिट दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और वहाँ पे एक बार, और जनरली छोटा छोटा अमाउंट होता है ज़्यादातर केसेस में, कुछ लोग बड़ा भी करते हैं, ज़्यादातर केसेस में छोटा छोटा अमाउंट है, और लॉन्ग टर्म माइंडसेट आया है इंडियन इन्वेस्टर्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टिकी कैपिटल है, वो बार ठीक है एवरी मंथ जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है, और उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा आएगा। जबकि FIIs में क्या हो रहा है ना कि वो पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं कि भाई US में रिटर्न्स आ रहा है, ताइवान में रिटर्न आ रहा है, साउथ कोरिया में रिटर्न आ रहा है, इंडिया में रिटर्न नहीं आ रहा है, तो भाग जा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो इन्वेस्टर्स है ज़्यादातर वो इंडियन मार्केट को ही देख रहा है, बाहर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बाहर क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है, तो उनको पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ इंडियन देख रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई ठीक है अप डाउन हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे कि SIP का फ्लो अभी आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बना रहेगा, कभी ना कभी तो उस पर प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम कब आ सकता है? मान लीजिए इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए बड़ा सा ना, जॉब लॉसेज होने लगे, इनकम गिरने लगे, तो ये सब जो ऑटो डेबिट है सब बंद हो जाएगा ना। तो ये सबसे बड़ा रिस्क यही है। अगर कोई बड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया इंडियन इकोनॉमी में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि SIPs जो चल रहा है काफ़ी हद तक उसमें कमी आएगा, और उसके कारण स्टॉक मार्केट में बड़ा गिरावट आ सकता है। उसी तरह से ना लंबे समय तक नेगेटिव रिटर्न, अभी तो 1.5 साल से ऊपर ऑलरेडी हम देख रहे हैं ना रिटर्न नहीं आई, यही अब 2-3 साल तक चलने लगेगा इस तरह का ना पुअर रिटर्न। ऑफ कोर्स वहाँ पे आप देखेंगे कि SIP कैंसिलेशंस बढ़ेंगे, SIP का अमाउंट घटेगा, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, टॉलरेंस लेवल कम होने लगेगा। और फिर पैनिक सेलिंग भी, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, मार्केट ना 30-40% गिरता है कभी कभी, बिल्कुल आप उसके लिए तैयार रहना चाहिए मेंटली। 30-40% गिर गया, ऑफकोर्स पैनिक सेलिंग होगा, ज़्यादातर लोग भाग जाएंगे। तो और ज़्यादा अगर भागेंगे तो मार्केट और ज़्यादा वहाँ से गिरेगा। उसी तरह से मान लीजिए दूसरे एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अच्छा होने लगे, अभी देखा आपने गोल्ड सिल्वर अच्छा कर रहा था तो लोग ज़्यादातर वहीं इन्वेस्टमेंट करने लगे। उसी तरह से मान लीजिए रियल इस्टेट का अच्छा होने लगे, डेट का परफॉर्मेंस अच्छा होने लगे, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाने लगेगा। इक्विटी में पता चला कि 1.5-2 साल से रिटर्न नहीं आ रहा, तो लोग भागेंगे। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण SIP का जो फ्लो है कम होगा और मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। अब है कि बड़ा क्रैश आ सकता है क्या, तो मैंने जो भी आपको बताया अभी ना, अगर वो सब सही में होने लगे तब
तो बिल्कुल सही बात है, बड़ा गिरावट आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान क्या रखना है कि एसआईपी आ रहा है, प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बना हुआ है तो और ज़्यादा एसआईपी आ रहा है। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि एसआईपी बंद होने लगेगा, मार्केट गिरने लगेगा, डर बढ़ने लगेगा, तो वहाँ पे एसआईपी और ज़्यादा बंद होने लगेंगे और मार्केट और ज़्यादा गिरने लगेगा। ठीक है, तो ये एक लूप है ना, अगर ये साइकिल स्टार्ट हो गया तो उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, खासकर स्मॉल कैप हो गया, छोटे वाले मिड कैप्स हो गए, मोमेंटम स्टॉक्स हो गए, या फिर जो एक्सपेंसिव सेक्टर्स हैं जहाँ के वैल्यूएशन को बिना देखे हुए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा, सभी जगह प्रॉब्लम होगा। अब ये सब तो कुछ नेगेटिव बातें हो गए, अब कुछ काउंटर क्लेम्स भी देखते हैं भाई, कुछ पॉजिटिव भी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो सेविंग पूल है ना, हाउस होल्ड, ज़्यादातर जो पैसा है वो एफडी में है, गोल्ड में है, रियल एस्टेट में है, इक्विटीज़ अभी भी बहुत ही छोटा पोर्शन है। तो ऐसा नहीं है कि इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो पूरा का पूरा पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर भी बहुत कुछ है। तो ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट स्टार्ट हुआ है ना, तो ये मैं बोलूँगा अभी स्टार्ट हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, अर्ली स्टेज में है। तो ये जो एसआईपी अमाउंट आप देख रहे हैं मंथली, यहाँ से आने वाले सालों में हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़े, हो सकता है 40,000 करोड़, जो अभी 30,000 ऑन एन एवरेज चल रहा है, 40,000 करोड़ जाए, 50,000 करोड़ जाए, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, खासकर डेवलप्ड मार्केट्स, वहाँ पे जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ रिलेटिवली परसेंटेज बहुत कम है। और हमारे यहाँ जो यंगर पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद यंगर पॉपुलेशन मीन ज़्यादातर केसेस में जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उनका लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का होता है। और एसआईपी है, कोई स्पेकुलेटिव बेट हम नहीं ले रहे हैं ना कि भाई कहीं से पूरा लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करें। भाई जो मंथली कमा रहे हैं उसी में से एक हिस्सा हम एसआईपी कर रहे हैं, तो स्पेकुलेटिव बेट नहीं, ऐसा नहीं है ना कि बाहर से कहीं कर्जा लेके बहुत ज़्यादा लोन लेकर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरा तो कर्जा चुकाओ तो पूरा मेरा एसआईपी बंद कर दो, पैसा निकाल लो। ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा होता नहीं है। तो ये कोई बबल, मार्जिन बबल इसको हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एसआईपी का मतलब क्या हुआ, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ना। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर होता है, सही बात है, उस समय भी हम खरीदते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे होता है तब भी खरीदते हैं। तो मोस्टली एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग अगर कोई कर सके तो सही बात, बेस्ट है ना। जब मार्केट पूरा गिर जाए मैं खरीदूँ, ऊपर जाए तो बेच दूँ, फिर खरीदूँ फिर बेच दूँ, लेकिन ये करना संभव है नहीं। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये नहीं कर पाते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल ये सब नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए अच्छा क्या है कि भाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो ओवरऑल एसआईपी को बबल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बबल नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कुछ मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, अगर उस तरह का कुछ होता है तो एसआईपी में अगर कुछ प्रॉब्लम होने लगता है एसआईपी बुक में, तो उसके कारण ऑफ कोर्स मार्केट्स में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के कंडीशंस हैं, मतलब कि हमारा इक्विटी एक्सपोजर बहुत छोटा है रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड ना, परसेंटेज वाइज, उसको देखकर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है। लेकिन हाँ, रिस्क है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए ये जो कुछ मैंने डिस्कस किया ना, उसको अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलें कि भाई कुछ पॉजिटिव बोलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, तो हमेशा ध्यान में रखें एसेट एलोकेशन, पूरा पैसा इक्विटी में ना डालें, दूसरे एसेट क्लासेस में भी पैसा डालें। मार्केट कैप एलोकेशन सिर्फ स्मॉल कैप में 100% नहीं इन्वेस्ट कर दें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अच्छी तरह से एलोकेट करें बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन। जो कुछ भी खरीदें हमेशा अच्छा क्वालिटी खरीदें, जंक नहीं खरीदें, और लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। लॉन्ग टर्म जाने में ये भी ध्यान में रखें कि या तो आप अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदें, और अगर आप वैल्यूएशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट में खरीदें। अगर आप वैल्यूएशन का भी ध्यान नहीं रखेंगे और बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे ले लेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकता है। तो या तो वैल्यूएशन का आप ध्यान रखें, या फिर अगर आप वैल्यूएशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो छोटे छोटे अमाउंट में खरीदें, ताकि यहाँ पे मार्केट नीचे ऊपर है, सभी जगह आप अच्छा खासा खरीदारी कर लेंगे, एवरेज आउट होकर आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।